नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर में प्रतिनिधिमंडल को लेकर कांग्रेस ने किरण रिजिजू को घेरा। ममता बोली केंद्र तय नहीं कर सकता नाम। खबर में आगे जिक्र होगा कि वक्फ कानून के खिलाफ फिर सड़क पर उतरेगी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, देश भर में करेगा प्रदर्शन। आगे आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र में टूटेगा महायुति गठबंधन, भाजपा और एकनाथ शिंदे के बीच इस बात को लेकर ठनी। आगे जिक्र होगा कि मानसिक संतुलन खो बैठे हैं मुख्यमंत्री हेमंत, आईएसआई से लिंक वाले बयान पर भड़के गौरव गोगोई। और इसी के साथ दोस्तों खबर में आगे आपको बताएंगे कि विदेश मंत्री की चुप्पी निंदनीय है, राहुल गांधी ने साधा एस जयशंकर पर निशाना, एमईए बोला तथ्यों को गलत तरीके से कर रहे हैं पेश। दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। प्रतिनिधिमंडल को लेकर कांग्रेस ने किरण रिजिजू को घेरा। ममता बोली केंद्र तय नहीं कर सकता नाम। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के उस कथित दावे को सरासर झूठ बताया, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार ने विदेश जाने वाले सर्वदलीय राजनयिक प्रतिनिधिमंडलों के लिए नाम नहीं मांगे। कांग्रेस ने कहा कि विपक्षी पार्टी से चुने गए नामों को मंजूरी न देना सस्ती राजनीति है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी ने सर्वदलीय राजनयिक मिशन का बहिष्कार नहीं किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि टीएमसी किसी भी तरह के एक तरफा फैसले को स्वीकार नहीं करेगी। इसी के साथ आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कतर, दक्षिण कोरिया और चीन जैसे देशों में कांग्रेस को सार्वजनिक रूप से गाली दी थी, आज वो इन प्रतिनिधिमंडलों में विपक्षी पार्टी की मदद ले रहे हैं। रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री ने फ़ोन क्यों नहीं उठाया और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से बात क्यों नहीं की, ऐसा करने का शिष्टाचार क्यों नहीं दिखाया। सच्चाई यह है कि देश में ध्रुवीकरण की राजनीति के कारण हमारी कहानी पंक्चर हो चुकी है और पंक्चर होती जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वक्फ कानून के खिलाफ फिर सड़क पर उतरेगी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, देश भर में करेगा प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद ये कानून पूरे देश में लागू हो गया। हालांकि नए वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम संगठन से लेकर कई राजनीतिक दल भी विरोध जता रहे हैं। वहीं आतंकियों के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान तनाव के मद्देनज़र वक्फ कानून के खिलाफ विरोध ठंडा पड़ गया था, जिसे अब दोबारा से शुरू किया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसका ऐलान किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बयान जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि सिंदूर ऑपरेशन और उसके परिणाम स्वरूप देश में उत्पन्न आपातकालीन स्थिति को देखते हुए वक्फ बचाओ अभियान से संबंधित सार्वजनिक समारोह जो 16 मई तक स्थगित कर दिए गए थे, अब फिर से शुरू हो गए हैं। 22 मई को हैदराबाद में महिलाओं का सम्मेलन होगा, जिसमें बोर्ड का लक्ष्य 1 लाख महिलाओं को जुटाने का है। वहीं 20 मई को वारंगल, 23 मई को महाराष्ट्र के जलगांव और 24 को नांदेड़, 25 मई को औरंगाबाद और 30 मई को तेलंगाना के निजामाबाद में जनसभा आयोजित की जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र में टूटेगा महायुति गठबंधन, भाजपा और एकनाथ शिंदे के बीच इस बात को लेकर ठनी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले सत्ताधारी महायुति गठबंधन में कुछ ठीक नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि भाजपा और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के बीच कुछ क्षेत्रों में असमंजस की स्थिति नज़र आ रही है। शिवसेना ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर बात नहीं बनी तो वो अकेले ही चुनाव लड़ सकती है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शिवसेना सांसद नरेश महस्के ने कहा कि अगर सहयोगी दल निकाय चुनाव में अलग होने का फैसला करती है तो नवी मुंबई महानगर पालिका का चुनाव शिवसेना अकेले लड़ेगी। बता दें कि नवी मुंबई को भाजपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन शिवसेना शर्तों के आधार पर भाजपा के साथ गठबंधन भी करना चाहती है। वहीं आपको बता दें कि द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार शिवसेना नेताओं का कहना है कि भाजपा को केवल अपना फ़ायदा नहीं देखना चाहिए, बल्कि सहयोगी दलों को फ़ायदा पहुंचाने के बारे में भी सोचना चाहिए। उनका कहना है कि शिवसेना मुंबई नगर निगम के चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन करने को तैयार है, लेकिन इसके बदले में उसे ठाणे और कल्याण डोंबिवली के चुनाव में शिवसेना का साथ देना पड़ेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मानसिक संतुलन खो बैठे हैं मुख्यमंत्री हेमंता, आईएसआई से लिंक वाले बयान पर भड़के गौरव गोगोई। जी हाँ दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के बीच सोशल मीडिया पर बयानबाजी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि गोगोई को आईएसआई ने इनवाइट किया है और वो ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान गए। अब इस मामले में गोगोई ने एक्स पर ट्वीट कर मुख्यमंत्री के मानसिक स्थिति पर सवाल खड़ा किया। वहीं दोस्तों, गौरव गोगोई ने एक्स पर ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री हेमंता
विश्व शर्मा की मानसिक स्थिति पर सवाल खड़ा कर दिया। गोगोई ने कहा कि हिमंता के पास पाकिस्तानी लिंक को लेकर कोई प्रमाण नहीं है और वो पागलपन भरी और बेतुकी बातें कर रहे हैं। गोगोई ने कहा कि मुख्यमंत्री जिस स्क्रिप्ट पर चल रहे हैं वो किसी बी ग्रेड फिल्म के स्क्रिप्ट से भी खराब है। ऐसा कहा जाता है कि किसी झूठ को छुपाने के लिए अनगिनत झूठ का सहारा लेना पड़ता है, ऐसे ही मुख्यमंत्री कर रहे हैं। वो बिना किसी प्रमाण के बस IT सेल को ट्रोल की तरह काम कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विदेश मंत्री की चुप्पी निंदनीय, राहुल गांधी ने साधा एस जयशंकर पर निशाना। MEA बोला तथ्यों को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर पर उनकी उस टिप्पणी के लिए फिर से निशाना साधा जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत ने पाकिस्तान को अपनी धरती पर आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाने के बारे में सूचित कर दिया है। ये कांग्रेस नेता द्वारा ऑपरेशन सिंदूर और दोनों देशों के बीच सीज फायर के बाद की पहली टिप्पणी के 2 दिन बाद आया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लोकसभा में विपक्ष नेता ने जयशंकर की चुप्पी को निंदनीय बताया। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि विदेश मंत्री जयशंकर की चुप्पी सिर्फ बयानबाजी नहीं है, ये निंदनीय है। इसलिए मैं फिर से पूछूंगा, हमने कितने भारतीय विमान खो दिए क्योंकि पाकिस्तान को पता था? क्या कोई चूक नहीं थी और ये एक अपराध था और देश को सच्चाई जानने का हक है। इसी के साथ इससे पहले उनकी पोस्ट में लिखा था कि हमारे हमले की शुरुआत में पाकिस्तान को सूचित करना एक अपराध था। विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि भारत सरकार ने ऐसा किया और इसे किसने अधिकृत यानी कि ऑथराइज्ड किया। इसके परिणाम स्वरूप हमारी वायुसेना ने कितने विमान खो दिए, ये सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी के पोस्ट के तुरंत बाद विदेश मंत्रालय ने उनके बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे तथ्यों को गलत तरीके से पेश करना बताया और विदेश मंत्रालय ने कहा कि विदेश मंत्री ने कहा था कि हमने पाकिस्तान को शुरुआत में ही चेतावनी दे दी थी, जो कि स्पष्ट रूप से ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने के बाद का चरण है। इसे गलत तरीके से शुरू होने से पहले की घटना बताया जा रहा है। तथ्यों की इस पूरी तरह से गलत प्रस्तुति की निंदा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीनियर कांग्रेस नेता सचिन पायलट बोले, ऑपरेशन सिंदूर और संघर्ष विराम को स्पष्ट करे केंद्र सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर विशेष सत्र की मांग कर दी गई है सचिन पायलट द्वारा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में दिवंगत छत्तीसगढ़ के रायपुर के दिनेश मिरानिया के परिजन से प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने मुलाकात की और इस दौरान पायलट ने कहा कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में एकजुटता का संदेश जाएगा। उन्होंने संसद का विशेष सत्र बुलाने की विपक्ष पार्टी की मांग को दोहराया और पायलट ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री ने जब भी चर्चा की आतंकवाद की बात नहीं की। आज आतंकवाद पर चर्चा नहीं हो रही है और आज कश्मीर और व्यापार पर चर्चा हो रही है। अब समय आ गया है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। सीज फायर की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहे हैं। हमारा मुद्दा आतंकवाद है, लेकिन जानबूझकर कश्मीर के मुद्दे को चर्चा में लाया गया, जिसका मुझे खेद है। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और संघर्ष विराम की घोषणा के बारे में तथ्यों पर सरकार से स्पष्टीकरण की भी मांग की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कर्नल सोफिया पर टिप्पणी करने वाले मंत्री विजय शाह को सुप्रीम झटका, SIT करेगी मामले की जांच। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कुंवर विजय शाह को सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस मामले में IPS अधिकारियों की विशेष जांच समिति बनाने का आदेश दिया है। साथ ही पीठ ने विजय शाह की याचिका पर मध्य प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी मामले में सुनवाई करते हुए विजय शाह के वकील से पूछा कि हाई कोर्ट ने FIR दर्ज करने का आदेश दिया था, उसके बाद इस मामले में क्या हुआ, क्या जांच हुई। उन्होंने ये भी पूछा कि आपने क्या क्षमा याचना की है। इस पर विजय शाह के वकील ने कहा कि वो माफ़ी मांग चुके हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सरकार के पास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ज़रूरी प्रतिभाओं का अभाव, इंटर्नशिप योजना विफल रही, जयराम रमेश ने लगाया आरोप। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना बुरी तरह से विफल रही है क्योंकि सरकार के पास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ज़रूरी प्रतिभाओं का अभाव है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि जातिगत जनगणना पर व्यापक सार्वजनिक परामर्श किया जाए क्योंकि अब अगर इसे मोदी सरकार के हवाले छोड़ दिया गया तो वो इसमें भी ज़रूर गड़बड़ी पैदा कर देगी। रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि जैसे तैसे सत्ता में वापसी के बाद से विचारहीन और थकी हुई मोदी सरकार ने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के न्याय पत्र से प्रेरणा लेना शुरू कर दिया। 4 जून 2024 के बाद मोदी सरकार ने एंजल टैक्स वापस लेने, रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं लागू करने, इंटर्नशिप योजना शुरू करने और जातिगत जनगणना कराने पर सहमति व्यक्त की है। उन्होंने दावा किया कि सच्चाई यह है कि मोदी सरकार आज भी भारी टैलेंट डेफिसिट
से जूझ रही है और इन योजनाओं का क्रियान्वयन बेहद खराब रहा है। उनका कहना है कि अब सामने आई रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया है कि बजट में घोषित इंटर्नशिप योजना भी बुरी तरह से फेल रही है। आपको यह कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 27 के चुनाव के लिए कांग्रेस ने शुरू की तैयारी, बनेगा 5 स्तरीय संगठन, चलेगा 100 दिवसीय अभियान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। बूथवार मतदाताओं को जोड़ने, पुराने कांग्रेसियों को जगाने, जनता के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करने के लिए 100 दिवसीय अभियान चलेगा। ये फैसला लिया गया है शनिवार को लखनऊ के गांधी भवन में आयोजित संगठन सृजन कार्यशाला में। इसके साथ कांग्रेस का संगठन सृजन कार्यशाला कई मामलों में अहम रही। लंबे समय बाद राष्ट्रीय प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों और विभिन्न जिलों व शहरों से आए कांग्रेस नेता एक जाजम पर बैठे नजर आए। मंच पर उसे ही चढ़ने दिया गया जिसे संबोधन के लिए बुलाया गया। दलितों और पिछड़ों के मुद्दों को कांग्रेस ने अपनी प्राथमिकता बताई। बदली परिस्थितियों को देखते हुए विभिन्न जिलों में आए कांग्रेस के नेता उत्साहित नजर आए और उनके चेहरे पर इस बात की खुशी थी कि कांग्रेस एक बार फिर नए सिरे से सृजित होने को तैयार है। उद्घाटन के दौरान महात्मा गांधी के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर रखी गई और वंदे मातरम के साथ जय भीम और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नारे लगे। पाकिस्तान संघर्ष में शहीद हुए सैनिकों के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ओवैसी ने नए वक्फ कानून की आलोचना की, सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद जताई, सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने नए वक्फ कानून को असंवैधानिक करार देते हुए आरोप लगाया कि इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को नष्ट करना है और उन्होंने इस मामले में उच्चतम न्यायालय से न्याय मिलने की उम्मीद जताई है। ओवैसी ने एक इंटरव्यू में ये भी सवाल उठाया कि जब विभिन्न मुद्दों के लिए कई अलग अलग कानून हैं तो समान नागरिक संहिता समान कैसे हो सकती है। हैदराबाद से लोकसभा सदस्य ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी और वक्फ अधिनियम की सराहना करने वालों को चुनौती दी कि वो बताएं कि नए कानून में कौन सी धाराएं अच्छी हैं। ओवैसी ने सवाल किया कि मुझे बताएं कि ये किस तरह से प्रगतिशील कानून है। मुझे एक प्रावधान बताएं जिससे वक्फ की संपत्ति बचेगी, मुझे एक प्रावधान बताएं जिससे वक्फ की आय में वृद्धि होगी और एक प्रावधान जिससे अतिक्रमणकारियों को हटाया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दंगा फसाद न बवाल चाहिए, बिहार का सीएम चिराग चाहिए, एलजेपीआर का नया पोस्टर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीख नज़दीक आ रही है वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दल अलग अलग तरीक़ों से राज्य में अपनी दावेदारी पेश करने में लग गए हैं और इसी कड़ी में लोजपा रामविलास की कार्यकर्ताओं ने पटना में अपने नेता चिराग पासवान का एक नया पोस्टर लगाया है जो राजनीतिक गलियारों में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। समर्थकों द्वारा लगाए गए पोस्टर में लिखा है कि दंगा फसाद न बवाल चाहिए, बिहार का सीएम चिराग चाहिए। वहीं पोस्टर में मुकुट के साथ चिराग की तस्वीर है और बिहार कर रहा ताजपोशी का इंतजार का स्लोगन लिखा हुआ है। ये पोस्टर न केवल चिराग की मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को दर्शाता है बल्कि लोजपा रामविलास की मजबूती सियासी महत्वाकांक्षा को भी दिखाता है। जानकारी के मुताबिक पटना की सड़कों पर यह पोस्टर शेखपुरा के लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष इमाम गजाली के द्वारा लगाया गया है और इमाम गजाली की तस्वीर के ऊपर लिखा हुआ है शेर का कलेजा लेकर ऊपर वाला भेजा। पोस्टर में गजाली चिराग को मुकुट पहनाते भी नजर आ रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ेगी बीएसपी, आकाश आनंद को मिली बड़ी जिम्मेदारी, मायावती ने फिर से सबको चौंकाया। जी दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की रविवार दिल्ली में बड़ी बैठक हुई। मायावती ने इसमें 2 बड़े फैसले लिए। भतीजा आकाश आनंद को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर का दायित्व सौंपते बिहार में अकेले दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मायावती ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सेना को बधाई दी तथा आतंक विरोधी गतिविधियों के लिए सरकार का समर्थन किया। मायावती ने देश भर से आए पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्दीधारी बहुजन वॉलंटियर फोर्स को पहले की तरह एक्टिव कर और ग्रास रूट स्तर पर कमेटियां गठित कर सर्व समाज में पार्टी का जनाधार बढ़ाएं। 2 मार्च की बैठक में दिए गए दिशा निर्देशों की प्रगति समीक्षा भी की। मायावती ने कहा कि आकाश आनंद को सर्वसम्मति से पार्टी का मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। उम्मीद है कि इस बार वो पार्टी और मूवमेंट के हित में पूरी सावधानी के साथ काम करेंगे। मायावती ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सत्ताधारी लोगों और सरकारी मशीनरी के मनमानी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विकास से ज़्यादा यह विध्वंस का कारण बन रहे हैं। बिजली, पानी, सड़क, सफाई और न्याय व्यवस्था बदहाल है।
बीएसपी तन मन धन की मशीनरी भावना से मजबूत करें। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने गैर बीजेपी राज्यों को लिखी चिट्ठी और इस मुद्दे पर मांगा समर्थन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्र की भाजपा सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को पलटने की कोशिश करने का गंभीर आरोप लगाया। ये फैसला राज्य की चुनी हुई सरकारों के अधिकारों की रक्षा करता है और गवर्नरों को विधानसभाओं में भेजे गए विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए एक निश्चित समय सीमा प्रदान करता है। सीएम स्टालिन का कहना है कि केंद्र इस फैसले को पलटने की कोशिश कर रहा है जो राज्यों के अधिकारों को प्रभावित कर सकता है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने राज्य के चुने हुए सरकारों को उनके विधायी अधिकारों के संरक्षण में मजबूत किया है। इस फैसले के पीछे संघीय ढांचे की रक्षा और संविधान की मूल संरचना को बनाए रखना है। केंद्र सरकार की ये कोशिश संघीयता को कमजोर करने की दिशा में एक बड़ा खतरा है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने सभी गैर भाजपा शासित राज्यों और क्षेत्रीय पार्टियों से एकजुट होने की अपील की है और कहा है कि भारतीय संघ एक मजबूत संघीय व्यवस्था पर आधारित है जहां राज्यों को उनके अधिकारों का सम्मान मिलना चाहिए। सीएम स्टालिन ने कहा कि समय है जब हम सब मिलकर इस लड़ाई में आगे आएं और संविधान की मूल संरचना की रक्षा करें। ये विवाद उस समय सामने आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि राज्य के गवर्नर को विधानसभा भेजे गए बिलों पर फैसला लेने के लिए एक निश्चित समय अवधि के भीतर जवाब देना होगा ताकि राज्य सरकारें अपने फैसलों को प्रभावी रूप से लागू कर सके। इस फैसले को राजनीतिक एक्सपर्ट्स ने राज्यों के लिए एक न्याय संगत और संघीय अधिकारों की रक्षा में एक अहम कदम माना था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना, कोविड-19 से हुई मृतकों के आंकड़ों को लेकर उठाए गंभीर सवाल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने कोविड-19 से हुई मौतों के आधिकारिक आंकड़ों और नागरिक पंजीकरण प्रणाली के आंकड़ों के बीच कथित अंतर को लेकर रविवार को केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार से ये उम्मीद करना बहुत ज़्यादा होगा कि वो अपने असंवेदनशील और मूर्खतापूर्ण निर्णयों पर कोई पछतावा या शर्म प्रकट करेगी, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो इस घृणित कृत्य की अवश्य दर्ज किया जाएगा। वहीं दोस्तों कांग्रेस महासचिव व संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि 5 साल से ज़्यादा समय पहले दुनिया कोविड-19 से तहस नहस हो गई थी। उसी समय यह साफ हो गया था कि भारत ने इस महामारी की वजह से ऐसी तबाही देखी है जैसी हमने एक सदी से भी अधिक समय में नहीं देखी थी। रमेश ने आरोप लगाया कि प्रवासी मजदूरों के संकट से लेकर वैक्सीन की बनावटी कमी तक, सामूहिक मौतों और ऑक्सीजन की भारी कमी से लेकर प्रधानमंत्री की बंगाल में चुनावी प्रचार करने की जिद तक, महामारी के दौरान मोदी सरकार की सबसे क्रूर और अमानवीय हरकतें देखने को मिली। उन्होंने कहा कि हमें हमेशा से ये पता था कि सरकार ने कोविड-19 से हुई मौतों को सुनियोजित तरीके से कम करके बताया, लेकिन अब ये सामने आया है कि सिर्फ 2021 में पूरे भारत में 20 लाख अतिरिक्त मौतें हुई हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संजय राउत बोले, मैंने 2019 में बीजेपी को सत्ता में आने से रोका, इसलिए ईडी ने मुझे किया गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के नेता संजय राउत ने दावा किया कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कथित धन शोधन के मामले में उन्हें गिरफ्तार किए जाने के पीछे मुख्य कारण ये था कि उन्होंने 2019 में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोका था। संजय राउत ने अपनी पुस्तक नरक तला स्वर्ग में ये भी दावा किया कि उनके खिलाफ कार्रवाई इसलिए भी की गई क्योंकि वो उस वर्ष सत्ता में आई उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार की सुरक्षा दीवार थे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तामझाम के साथ सीएम नीतीश के गांव पहुंचे प्रशांत किशोर, प्रशासन ने हजारों समर्थकों को बाहर ही रोका। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 4-5 महीने का वक्त हो, लेकिन सूबे की सियासत गरमाई हुई है। एनडीए सरकार पर हमलावर रहने वाले जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपने हजारों समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिघा पहुंचे। हालांकि प्रशासन की अनुमति नहीं मिलने के कारण उनके समर्थकों को बाहर ही रोक दिया गया। इसको लेकर काफ़ी देर तक पीके और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच तीखी बहसबाजी भी देखने को मिली। जनसुराज नेता प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक गांव में जाने की कोशिश के दौरान प्रशासनिक अवरोधों का सामना करना पड़ा। वो सीएम के गांव कल्याण बिघा में दलित परिवारों की स्थिति का जायजा लेने जा रहे थे, जिन्हें पुलिस बल ने रोक दिया। हालांकि बाद में प्रशासन की अनुमति के बाद वो अपने 3 साथियों के साथ गांव के अंदर दाखिल हुए। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ।
कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी करने वाले मंत्री पर भड़के ओवैसी बोले ये गंदगी है, जेल भेज देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने वाले भाजपा के मंत्री विजय शाह के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश के बाद FIR दर्ज कर ली गई है। वहीं अब इस विवाद पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के प्रमुख हसनुद्दीन ओवैसी ने भी टिप्पणी की है। ओवैसी ने विजय शाह के बयान को गंदगी बताया और कहा कि उन्हें कैबिनेट से निकाल देना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि उन्हें जेल भेजकर भाजपा को मिसाल पेश करनी चाहिए। ओवैसी ने कहा कि वो एक प्रदेश के मिनिस्टर हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं। कर्नल सोफिया हमारे देश की बेटी है, उसमें भी आपने मजहब देख लिया। उनका बयान एक समुदाय के प्रति उनकी घृणा को दर्शाता है। उनको ये समझने की ज़रूरत है कि आप घृणा कीजिए लेकिन पाकिस्तान से आए आतंकी से कीजिए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार उन्हें कैबिनेट से निकाले। हाईकोर्ट के कहने पर केस दर्ज हो गया है, उन्हें अरेस्ट कर जेल भेजा जाए। एक बेहतरीन मिसाल बने देश में कि आप इस तरह की बकवास नहीं कर सकते।